हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस SPCGCA पेपर सेकंड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को विदित है कि हमारी ये जो लेक्चर्स की श्रृंखला चल रही है, हम उस पर भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। शुरुआती क्लासेस में हमने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, उसके गठन, उसकी कार्यप्रणाली और उसके पश्चात भारतीय संविधान के सोर्सेस पर चर्चा की और उसके पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय संविधान में भारतीय इतिहास और संस्कृति की स्पष्ट झलक मिलती है और भारतीयता और गांधीवादी भावना भी इस पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और इसलिए भारतीय संविधान किसी भी रूप में विदेशी संविधान का मात्र अनुसरण न होकर के एक अनुपम और नवीन प्रयोग दिखाई देता है। आज की क्लास में हम उसकी विशेषताओं यानी सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता जिस पर हम प्रकाश डालेंगे वह है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत पर बेस्ड है, यानी कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। अर्थात भारतीय जनता के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया है और इस संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान कर दी गई है। संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है और भारतीय जनता के द्वारा बनाने के बाद इसको जनता को ही समर्पित कर दिया गया है और संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुरूप ही होना होगा। यानी कि अल्टीमेट जो सॉवरेनिटी है, यानी कि अल्टीमेट जो प्रभुसत्ता है, वो संविधान में नहीं कर दी गई है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान एक निश्चित समय पर एनेक्टेड यानी कि निर्मित है, रिटन यानी कि लिखित है और सबसे बड़ी बात, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। यानी कि भारतीय संविधान एक निर्मित, लिखित और सर्वाधिक विश्व का व्यापक संविधान है, क्योंकि भारत में संविधान का निर्माण एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इस संविधान की जो अधिकांश बातें हैं वो भी लिखित रूप में हैं। तो इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान की भांति यह एक निर्मित और लिखित संविधान है। जैसा कि डॉक्टर आइवर जेनिंग्स, एक प्रमुख विचारक, ने भी कहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स थे, जो अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे, जिसमें 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ साथ अनेक संवैधानिक संशोधनों के पश्चात इसके अनुच्छेदों, इसकी अनुसूचियों में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। जबकि हम विश्व के दूसरे संविधानों को देखें तो हम ये देखते हैं कि कुछ संविधान 150 अनुच्छेदों में, या मैक्सिमम अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 यानी कि 253 आर्टिकल्स हैं। और 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, तो भारतीय संविधान की व्यापकता में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 11 नवीन अनुच्छेद जोड़े गए और साथ ही साथ 2 नए भाग भी जोड़े गए हैं।
फिर ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि हमारा संविधान, यदि संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब भारत में ऐसी क्या विशेषता रही कि हमने हमारे संविधान को इतना ज़्यादा व्यापक बनाया? तो पहली बात कि भारतीय संविधान में हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है, जहाँ पे संघ और राज्यों के बीच संविधान में ही बहुत व्यापक रूप से शक्तियों का बंटवारा यानी कि प्रशासनिक उनके ढांचे को पूर्णतया बता दिया गया है। तो इससे हमारा संविधान का स्वरूप व्यापक हो गया है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उसके साथ साथ मौलिक अधिकार क्या होंगे और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाएंगे, ये भी संविधान में बताया है। तो इसके कारण भी हमारे संविधान के आकार में वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, आंग्ल भारतीय हैं, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और सभी विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं, विशेष उनके लिए प्रोविजंस बनाए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस नवीन प्रजातंत्र के लिए कोई संकट होता है तो उन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी संकटकालीन प्रावधानों को भी संविधान में स्थान दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान ही नहीं दिखता है, बल्कि देश के संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का एक साइंटिफिक दस्तावेज, जिसको अगर हम कहें वैज्ञानिक संहिता भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे सारी बातें, नागरिकता क्या होगी, राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषाएं क्या होंगी, चुनावी प्रणाली किस प्रकार काम करेगी, पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब कंपैरेटिवली हमने हमारे यहाँ पे उन सभी बातों को कि जिनको भविष्य के लिए छोड़ने की अपेक्षा संविधान निर्माता सभा ने या संसद पर उसको छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी है। अंत में इस टॉपिक के संबंध में हरि विष्णु कामत के शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो कि उन्होंने संविधान सभा में भी कहा था, कि हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमने विश्व के सबसे विशाल के संविधान का निर्माण किया है। तो दूसरी विशेषता हमने आपको जो अभी समझाई वह है कि ये विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, जो लिखित और निर्मित रूप में है। और ये व्यापक क्यों है, इस पे भी हमने चर्चा की है। तीसरा पॉइंट या तीसरी विशेषता जो भारतीय संविधान की है कि यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि ये सॉवरन है, साथ ही साथ ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब हम एक एक वर्ड को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। पहला कि भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात भारत आंतरिक या बाह्य दोनों दृष्टिकोण से उस पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत एक राज्य के रूप में अपने इच्छानुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को बांधने के लिए उस पर कोई कंपल्शन नहीं है। और भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। ये पहली बात हो गई कि हम एक सॉवरन स्टेट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात, लोकतंत्रात्मक राज्य कि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, अर्थात भारत में जो राज सत्ता है वो जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और जो जनता के स्वामी न होकर उसके सेवक होंगे। तीसरी बात, भारत एक गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक है। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन जैसे विश्व के ऐसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत आधार पर होता है, लेकिन भारत में एक डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ हम एक रिपब्लिक भी हैं। मतलब भारतीय राजा स्टेट का जो गणतंत्र स्वरूप है वो इस बात से क्लियर हो जाता है कि हमारे राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो वंशानुगत आधार पर कोई राजा ना होकर के भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति चुनते तो अमेरिका की भांति हमें उसको एक सर्व संपन्न
अधिकार संपन्न राष्ट्रपति बनाना होता है। इससे हमारी पूरी व्यवस्था, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो स्वरूप है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हम एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चल जाते हैं। इसलिए हमने हमारे यहाँ में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की है और भारत के में गणतंत्री स्वरूप को स्वीकार किया है। अब भारत अपनी इच्छा से कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहना चाहता है या नहीं, ये उसकी अपनी, वह अब एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य है, न कि गणतंत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हुए भी एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि अब जो सम्राट है, जो ब्रिटेन का राजा है, वह राष्ट्रमंडल का प्रधान तो अवश्य है, किंतु अब ये प्रधान पद केवल औपचारिक है और इसकी संवैधानिक महत्व भी कुछ बचा नहीं है। तो ये हमने आपको 3 विशेषताओं पे आज हमने चर्चा की है कि भारत का संविधान एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। साथ ही साथ एक और विशेषता जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका चर्चा हम करते हैं कि भारत एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। यानी कि संविधान सभा में इस बात पर बहुत डिबेट हुई थी कि क्या भारत में समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं, लेकिन अंत में यही सोचा गया कि किसी भी एक विशेष फिलॉसफी को स्वीकार करने से नए विवादों को जन्म मिलेगा। इसलिए इस बात पे सभी भारतीय ये समझ रहे हैं कि क्या हमको समाजवाद के मार्ग को अपनाना पड़ेगा या नहीं, लेकिन इन सब भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। यद्यपि प्रस्तावना में जब हमने भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया तो उससे उसकी कोई विशेष स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रस्तावना को कोई न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है और समाजवाद शब्द अपने आप में ही बहुत अधिक अस्पष्ट शब्द है। तो हमने कहा कि भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों में समाजवाद को अपनाया जाएगा और ये भारतीय समाजवाद परिचित समाजवाद से भिन्न प्रकार का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, एक निर्मित संविधान है जिसमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जो संपूर्ण प्रभुत्व है, जिसमें लोक गणराज्य को अपनाते हुए उसको सभी प्रकार के दबावों से मुक्त रखा गया है और एक समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को सामने रख कर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप इन पॉइंट्स पर आपसी चर्चा कीजिए। धन्यवाद।